So hello everyone, myself Ayush Pandey, final year MBBS student from Government Medical College देहरादून। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि अपने नीट प्रिपरेशन फेज से अब MBBS फर्स्ट ईयर में आए हैं। तो देखो, जो MBBS फर्स्ट ईयर होता है ना, दिस इज़ द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ योर मेडिकल करियर। और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो ये है कि MBBS या फिर जो ये मेडिकल लाइन है पूरी, दिस इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स। मतलब यहाँ आए हो तो ऑब्वियसली यहीं पे करियर बनाओगे, यहीं पे अब यहीं से आप अपना ब्रेड एंड बटर कमाओगे। अनटिल अनलेस आपको कोई ऐसा ख्याल आता है कि अब तो मुझे अपना मतलब फील्ड ही चेंज करनी है, आई हैव टू गो, जैसे लोग होते हैं जो डॉक्टर बनने के बाद सिविल सर्विसेज में जाते हैं या कोई किसी और प्रोफेशन में जाता है। उसके अलावा अगर आप यहाँ आए हो तो आप यहीं पे अपना करियर बनाओगे, यहीं से अपना मतलब जो भी आपको अर्न करना होगा यहीं से करोगे, रेपुटेशन, मनी, एवरीथिंग। तो जो MBBS फर्स्ट ईयर है ना, दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक, है ना, बेसिक, वन ऑफ द मतलब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर एंटायर मेडिकल करियर। MBBS फर्स्ट ईयर ये आपको सिखाएगा कि आपको MBBS में कैसे रहना है, MBBS में आपको कैसे हर चीज़ के साथ पढ़ाई, जो सबसे मेन चीज़ है जो आप करने आए हो पढ़ाई, उसको मैनेज करके चलते रहना है। वरना MBBS फर्स्ट ईयर में आप नहीं सीखोगे कि मुझे हर चीज़ के साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज करना है, तो फिर सेकंड ईयर में सीखोगे, सेकंड ईयर में टाइम थोड़ा वेस्ट होगा, सेकंड ईयर में नहीं सीखोगे तो थर्ड ईयर में सीखोगे, थर्ड ईयर में नहीं सीखोगे तो फाइनल ईयर में सीखोगे, और फाइनल ईयर में इतना सारा टाइम इस एक ही चीज़ पर लगाओगे तो पढ़ोगे कब? और फाइनल ईयर में नहीं पढ़ेंगे तो कोई डॉक्टर ही कैसे बनेगा, है ना। तो इसीलिए देखो, MBBS फर्स्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। पढ़ाई, मतलब पढ़ाई से पढ़ाई की वजह से भी और ओरिएंटेशन की वजह से भी कि आपको MBBS में कैसे रहना है ना। तो देखो, सबसे पहली बात तो देखो ये है कि जब भी कोई अपने नीट प्रिपरेशन फेज से MBBS फर्स्ट ईयर में आता है, फिर चाहे वो नीट की प्रिपरेशन घर में कर रहा हो या घर से बाहर कहीं रह के कर रहा हो, कहीं कोटा या किसी भी और शहर में रह के कर रहा हो, तब भी उसके लिए इन्वायरमेंट चेंज है, क्योंकि कॉलेज अपने आप में एक बहुत अलग इन्वायरमेंट है। कॉलेज कोचिंग या स्कूल की तरह नहीं है कॉलेज, है ना। आप खुद सोचो कि स्कूल में क्या आप लोग जेब में फ़ोन रख के क्लास अटेंड करने जाते थे, या फिर क्या स्कूल में क्या आप लोग क्लास से 10 मिनट पहले उठ के क्लास अटेंड करने जाते थे क्या, कि जो लोग कॉलेज में करते हैं? या फिर स्कूल में हमारे बैग में मोटी मोटी बुक्स लेके जाते थे, कॉलेज में लोग एक आईपैड लेके जाते हैं, उसी में सारी बुक्स होती हैं, या टैब लेके जाते हैं, जो भी। तो देखो, कॉलेज अपने आप में एक बहुत अलग इन्वायरमेंट है। कॉलेज में आके आपको पता चलता है कि यहाँ पे लोग सिर्फ पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सब पढ़ाई के साथ मैनेज होता है। यहाँ पे लोग स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, यहाँ पे लोग घूमने भी जाते हैं, तब भी लोग अच्छी पढ़ाई करते हैं और अच्छे डॉक्टर्स बन के निकलते हैं। तो है ना, तो इसीलिए नया इन्वायरमेंट है, और इसमें सेटल होने में आपको नहीं भी तो 1 डेढ़ महीने लगते ही लगते हैं। और देखो, एक साइकोलॉजिकल चीज़ है, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब तक आप किसी भी जगह में अच्छे से सेटल नहीं हो जाते, किसी भी जगह में आपकी रेपो नहीं बन जाती, जब तक आप वहाँ के आसपास के, अपने आसपास के लोगों को अच्छे से नहीं जान लेते, आप वहाँ कोई भी ज़्यादा प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते, है ना। आप खुद सोचो, जब जब आप किसी नई जगह में जाते हो, जब तक आप वहाँ अच्छे से सेटल नहीं हो जाते। सपोज़ आप एग्जांपल लो, जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे और आप घर से कोटा या कहीं भी हॉस्टल में गए पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे एकदम से आप अच्छे से नहीं पढ़ सकते। वहाँ पे भी आपको सेटल होने के लिए 10-15 दिन चाहिए, उसके बाद ही आप अच्छे से एक मेंटल इक्विलिब्रियम में आते हो, और तब कोई प्रोडक्टिव काम आप कर पाते हो। मतलब एक तरह से तब आपका उस जगह से रेपो बनता है, और तब आप पढ़ाई कर पाते हो, तब आपका माइंड जो है पीसफुली पढ़ सकता है, तब आपको मतलब एक मेंटल पीस जो भी कहो वो अटेन होती है, तभी आप अच्छे से वहाँ कोई प्रोडक्टिव काम कर सकते हो। तो सिमिलरली यहाँ है, अब आप घर से चाहे हॉस्टल में शिफ्ट हो या फिर घर से ही कॉलेज जाओ जैसे डे स्कॉलर्स करते हैं, या फिर PG में शिफ्ट हो या कहीं भी शिफ्ट हो, चेंज इन एनवायरनमेंट इज़ परमानेंट। क्योंकि कॉलेज में आप 8 से 9 घंटे रहोगे, और सपोज़ आइडियल एग्जांपल लें कि 7-8 घंटे सोएंगे, और मतलब घर में कितनी देर रहे, 8 घंटे। या फिर अगर कोई हॉस्टल में रह रहा है तो वो हॉस्टल में 8 घंटे रहेगा। तो जो लोग घर से भी आ रहे हैं उनके लिए भी वो अपने दिन का 50% ऑफ द टाइम जिसमें वो अवेक हैं वो कॉलेज में ही स्पेंड कर रहे हैं। तो दैट इज़ अ मैसिव चेंज, है ना। और देखो, इसमें एक चीज़ और आती है कि इस चेंज के साथ लोग ट्राई करते हैं कि लोग सोचते हैं कि हम पढ़े कैसे, है ना। तो इसमें सबसे पहला मैं एक चीज़ कंसिडर बताना चाहता हूँ बुक्स के बारे में। तो देखो, बुक्स के लिए मैंने एनएट, फिजियो, बायोकेम के लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। बाकी सबसे पहली चीज़ देखो, बुक्स के लिए आप क्या करो कि अपने सीनियर से पूछो कि कौन सी बुक कॉलेज में यूज़ होती है। कुछ कॉलेजेस होते हैं जो सपोज़ फिजियो के लिए AK जैन यूज़ करते हैं, कुछ होते हैं जो फिजियो के लिए GK पाल यूज़ करते हैं, कुछ होते हैं जो गाइटन यूज़ करते हैं। तो पहले सीनियर्स से पूछो कि कौन सी बुक हमें फ़ॉलो करनी, कॉलेज में फ़ॉलो होती है, उस हिसाब से ही आप बुक्स लो। और उसके बाद बुक्स ले लिया, पढ़ाई कैसे करें। देखो, तो अब इस बात पे मैं आता हूँ कि जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तो जब तक आप उस एरिया में अपनी अच्छे से रेपो नहीं बिल्ड कर लेते, आप वहाँ नहीं पढ़ सकते।
तो शुरू के 1 डेढ़ महीने आपको चाहिए था कि आप सबको जान लो, अपने दोस्तों को जान लो, या फिर हॉस्टल में जितने लोग आपके आसपास रह रहे हैं जिनके साथ आपको अब अगले 5.5 साल रहना है, तो उनको अच्छे से जान लो, अब तभी अच्छे से प्रोडक्टिवली भी पढ़ पाओगे, है ना। तो पहले थोड़ा टाइम दो अपने आप को सेटल होने के बाद, उसके बाद अच्छे से पढ़ाई शुरू करो। और पढ़ाई कैसे करनी है उसका सिंपल सबसे बेस्ट तरीका यही है कि सपोज़ अगर हम एनाटमी की बात करें, है ना, और एनाटमी में सपोज सबसे पहला चैप्टर हो रहा है जनरल एनाटमी, और जनरल एनाटमी में अभी बस इतना बताया गया है, थोड़ा आपको सपोज स्किन के बारे में थोड़ा बता दिया, एपिडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस की लेयर्स बता दी। ऐसा तो है नहीं कि जनरल एनाटमी की क्लास है तो पूरी जनरल एनाटमी एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं, 4-5 क्लासेस लगेंगी, या हो सकता है ज़्यादा लगें। तो जिस दिन आपको सपोज एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा दिया, उसकी लेयर्स के बारे में पढ़ा दिया, अब अगली क्लास जो है वो ऑब्वियसली 1 या 2 दिन बाद होगी। सबको पता है कॉलेज के शेड्यूल में ऐसा तो होता नहीं है कि स्कूल की तरह रेगुलर, जैसे स्कूल में रेगुलर क्लासेस लगती थी, ऐसा नहीं होता है। कॉलेज में शेड्यूल थोड़ा ऊपर नीचे होता है। एनएट, फिजियो, बायोकेम की क्लासेस थोड़ी वैसे उस तरीके से लगती है, क्योंकि फिर प्रैक्टिकल को भी वो अकोमोडेट करते हैं, है ना। जो सब भी है वो आप फर्स्ट ईयर में आई गए हो तो आपने देख ही लिया होगा अपने शेड्यूल में। तो अब जैसे सपोज आज एनाटमी की क्लास हो गई एपिडर्मिस और उसकी लेयर्स के ऊपर, अब अगली क्लास सपोज परसों है, तो आपके पास आज का दिन भी है, कल का दिन भी है, आराम से, ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, उसे बस इतना ही तो करना है आपको। एपिडर्मिस की जो 5 लेयर्स है और थोड़ा एपिडर्मिस के बारे में, थोड़ा उसकी क्लिनिकल एनाटमी जो भी है वो सब बस उन्हें 2 दिन में जल्दी से देख लो बस। और इसमें ज़्यादा नहीं, आधा घंटा लगेगा, है ना। तो ऐसे कर करके, ऐसे ही करोगे तो आराम से आपका पूरा सिलेबस लास्ट में ख़त्म हो जाएगा, है ना। बहुत लोग ये भी ट्राई करते हैं कि भाई पूरे साल ज़्यादा ना पढ़ के लास्ट के जो 1 महीना या लास्ट के जो 2 हफ्ते हैं उसमें आराम से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं। देखो वो भी है, लेकिन मेरा ये मानना है पर्सनली कि अगर आप थोड़ा थोड़ा रोज़ कर रहे हो तो आपके पास लास्ट में इतना प्रेशर नहीं रहेगा, है ना, जितना तब रहेगा कि जब आप लास्ट के 1 महीने में सोच रहे हो कि अब मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। वो भी हो सकता है, लोग वैसे भी पास होते हैं, नथिंग बैड इन दैट, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा करो तो लास्ट में उतना प्रेशर नहीं रहेगा, आप थोड़ा पीसफुली काम कर पाओगे और रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा, है ना। तो देखो पढ़ाई के लेकर तो यही है कि जब तक आप अच्छे से सेटल नहीं होगे तब तक आप मतलब पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाओगे, है ना। और अब दूसरी चीज़ देखो ये है कि कॉलेज ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ पढ़ाई तो होती नहीं है, तो कॉलेज में आप बाकी चीज़ों को भी अच्छे से मैनेज करो। कॉलेज में जो स्पोर्ट्स हो रहा है उसमें पार्ट लो, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी रखो, है ना। एन्जॉयमेंट, मतलब जो भी फेस्ट हो रहा है वहाँ भी पार्ट लो, है ना। तो मतलब एक तरह से अपने आप को बाकी चीज़ों में भी बिज़ी रखो, ताकि सिर्फ पढ़ाई 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 करके नहीं होता, नहीं निकाल सकते आप कॉलेज, है ना। अब देखो ये सब तो वो बातें हैं जो आपको ऑलरेडी, आप हो सकता है कि आप कोप अप कर चुके हो या इनमें इतनी प्रॉब्लम आपको ना आए। मेन एक चीज़ हो सकता है जिसके लिए आप वीडियो में आए भी हो, वो है कि सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन या रैगिंग। अब देखो ये एक फैक्ट की बात है जिसे हम डिनाई तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि इंडिया के मैक्सिमम कॉलेजेस में रैगिंग होती है। हो सकता है जिस कॉलेज में आप हो वहाँ भी होती हो। अब देखो रैगिंग में आपको थोड़ा समझाता हूँ कि रैगिंग एक्चुअली में है क्या। अब सपोज़ आपका किसी सीनियर से इंटरेक्शन हुआ जिसमें उस सीनियर ने आपसे आपका नाम पूछ लिया, कहाँ से हो ये पूछ लिया, या बाकी कोई भी ऐसी बातें आपसे कर ली, तो ये रैगिंग नहीं है ना। अब सपोज़ आप दूसरा एग्जांपल लो जिसमें आपका सीनियर से इंटरेक्शन हुआ, जिसमें उसने आपसे बड़ी रूडली बात की, हो सकता है थप्पड़ मार दिया, या हो सकता है मतलब उसका नेचर ऐसा रहा हो कि आपको कॉन्स्टेंटली एक डर लग रहा हो कि ये मुझे अब मार सकता है या ये मुझे अब मार सकती है, तो दैट इज़ रैगिंग। और इसीलिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ऑलमोस्ट हर कॉलेज में ही अब एक एंटी रैगिंग कमेटी होती है, जहाँ पे मतलब मैंने एक बहुत एग्जांपल देखे हैं हमारे कॉलेज में कि अगर कोई वहाँ कंप्लेन करता है तो वहाँ पे बहुत इमीडिएट एक्शन होता है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब आज कंप्लेन की तो 2 दिन बाद एक्शन हो रहा है, 3 दिन बाद एक्शन हो रहा है। उसमें तो ऐसा होता है कि अभी कंप्लेन किया तो 1 या 2 घंटे में आपको पता भी चल जाएगा कि मैंने किसी सीनियर की कंप्लेन की, तो सीनियर पे एक्शन हुआ या कुछ भी हुआ। ये मतलब बहुत ही फास्ट एक्टिंग जैसे कमिटीज़ होती हैं हर कॉलेज में, एंटी रैगिंग कमेटी, है ना। तो अगर आपको कभी भी लगता है कि ये सीनियर मुझे रैग कर रहा है तो आप उसकी कंप्लेन ज़रूर से कर सकते हो, दैट इज़ योर फंडामेंटल राइट। और हाँ, एक चीज़ मैं और रैगिंग के बारे में बोलूँगा। हमारे जो एनाटमी के एचओडी थे उन्होंने हमें ये बात बताई थी फर्स्ट ईयर में, मतलब अभी उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, कि देखो जितने भी हम सीवियर केसेस पढ़ते हैं ना रैगिंग के, जो न्यूज़ में आते हैं, पुलिस इन्वॉल्व होती है ना, जितना भी ये सब इन्वॉल्व होता है, उसमें आप एक चीज़ कॉमन ज़रूर देखना कि जो सीनियर रैग कर रहा होता है ना, वो अपने होशो आवाज़ में नहीं होता है।
उसने या तो अल्कोहल इंटॉक्सिकेट कर रखी होती है या फिर वो किसी और चीज़ के नशे में होता है। तो इसीलिए इससे एक बात और आती है कि जब आप अपने फर्स्ट ईयर में एंटर करते हो तो ऑब्वियसली आप पे मतलब 100% ऑफ द टाइम ध्यान देने के लिए आपके घर वाले माँ बाप तो नहीं होते। तो ज़रूर से इस बात को अपने दिमाग में रखो कि अल्कोहल या किसी भी चीज़ के नशे में मत पड़ो। अगर आप खुद अपने हॉस्टल में ही देखोगे या हॉस्टल से बाहर निकल के कॉलेज के आसपास देखोगे या फिर हॉस्पिटल जाके ही देख लोगे ना, जो आपके कॉलेज का हॉस्पिटल है, वहीं पे आपको दिख जाएगा लोग 100 तरह के नशे करके आ रखे होते हैं। मतलब 100 तरह के मतलब तरीके होते हैं लोगों के पास नशे करने के लिए। और उनसे बचने का सिंपल तरीका क्या है कि भाई नशे मत करो। मतलब 100 बीमारियाँ हैं, इलाज एक ही है कि अगर कर रहे हो तो छोड़ दो और प्रॉपर ट्रीटमेंट लो, और नहीं करते हो तो नहीं करो, शुरू मत करो। या फिर अगर आपको कोई सीनियर ये भी बोल रहा है कि भाई एक बार ट्राई कर ले, एक बार से क्या ही हो जाएगा, तो मेरा तो ये मानना है कि आप उसे भी एक तरह का रैगिंग ही कंसिडर करो और उसको भी आप कंप्लेन कर सकते हो कि ये सीनियर मुझे प्रोपेल कर रहा है सिगरेट यूज़ करने के लिए या अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए। मेरे को तो ये लगता है कि ये भी एक टाइप की रैगिंग ही होती है कि भाई अगर कोई खुद, उस सीनियर को भी खुद पता है कि ये गलत है, अल्कोहल लेना गलत है या सिगरेट पीना गलत है या जो भी, लेकिन फिर मतलब उसको पता है, वो खुद डॉक्टर बन रहा है, उसने खुद पढ़ा है कि भाई अल्कोहल के क्रॉनिक साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, अक्यूट साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, उसे खुद पता है, उसने खुद पढ़ा है, लेकिन फिर भी वो आपको बोल रहा है कि भाई एक बार से कुछ नहीं होता, ट्राई कर, ऐसे ट्राई कर रहा है कि आपको भी आदत पड़ जाए। तो भाई ये तो एक सीवियर फॉर्म ऑफ बेवकूफ़ी हुई ना, आप खुद ही सोचो। तो इसीलिए इन चीज़ों से दूर रहो। और आपको खुद ही आप इतने समझदार हो, अगर कोई डॉक्टर नहीं भी है, अगर कोई वो आदमी भी है ना जो जो रोज़ दारू पीता है, उसे खुद पता है कि ये मेरे शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन वो तब भी पीता है। हालांकि ये तो चलो बहुत लोग ये अलग रीज़न होते हैं, जो भी है, लेकिन आप खुद समझो कि खुद ही आपको पता है दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी, नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, नॉट गुड फॉर योर फिजिकल हेल्थ, नॉट गुड फॉर योर इनर हेल्थ, वट। इसलिए इन चीज़ों से ज़रूर से दूर रहें, है ना। अब एक लास्ट पॉइंट कंसिडर करते हैं, वो ये होता है कि जब भी लोग फर्स्ट ईयर में आते हैं उनके दिमाग में आता ही आता है कि आईपैड लेना है या टैब लेना है। तो देखो, अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो हाँ, ज़रूरी तो है, चाहे पढ़ने के लिए ही, चाहे नोट्स बनाने के लिए ही, या फिर चाहे बुक्स रखने के लिए ही, क्योंकि बुक्स भी बहुत महंगी होती हैं और मतलब 19 सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट की 2 बुक्स होती हैं, थ्योरी की अलग बुक होती है, प्रैक्टिकल की अलग बुक होती है। तो इतनी बुक्स लेना फीजिबल नहीं होता है बहुत बार। तो इसीलिए एक आईपैड या टैब हो जिसमें आप बुक स्टोर कर सको, तो वो बहुत ही इकोनॉमिकली फीजिबल हो जाता है। और ऐसा ही नहीं है कि ये सिर्फ एमबीबीएस में ही काम आएगा, आगे भी काम आएगा, है ना। तो अब बात यह है कि क्या आईपैड ही, तो बिल्कुल नहीं। आईपैड के अलावा भी बहुत, अगर आप आईपैड बहुत अफोर्ड कर सकते हो तो ज़रूर से आईपैड लो, वरना 10 से 15,000 की रेंज में या फिर 20,000 तक बहुत सारे टैब्स आते हैं जिनमें बहुत सारे बैंक ऑफर्स भी लग जाते हैं, जो कि बहुत बहुत अच्छे, इवन आईपैड से भी अच्छे हैं, जिनमें नोट्स बना सकते हो, बुक स्टोर कर सकते हो, बहुत सारी और चीज़ें कर सकते हो, है ना। तो आईपैड लेना ज़रूरी नहीं है, बट हाँ, फर्स्ट ईयर में नहीं तो सेकंड थर्ड ईयर में आप खुद ही देखना, जैसे ही आप सेकंड थर्ड ईयर में पहुंचोगे आपको खुद ही फील होने लगेगा कि नीड है। तो अभी नहीं लेना तो तब की तब देख लेना, क्योंकि बहुत कंपलसरी नहीं है। लेकिन कुछ जो मैंने 2-3 पॉइंट्स बताए उन्हें ज़रूर से याद रखना कि नया इन्वायरमेंट है तो अपने आप को टाइम देना सेटल होने के लिए, पढ़ाई मत छोड़ना, पढ़ाई करते रहना, भले ही थोड़ी सी करो लेकिन पढ़ाई करो। और अपने आप को पढ़ाई के अलावा और भी चीज़ों में एंगेज रखो, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स। और आ, सबसे इम्पॉर्टेंट चौथा पॉइंट कि नशों से दूर रहो। सो या दिस वाज माय वीडियो फॉर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर। थैंक यू।